ओके, इन लास्ट लेक्चर हमने जितना भी सेट्स के बारे में थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए था उतना सब कुछ हमने कलेक्ट कर लिया. नाउ वी विल व्हाट अप्लाई करना शुरू कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक क्वेश्चंस. लेट number of elements in A is equal to 6 and number of elements in B is equal to 3. Then maximum and minimum value for number of elements in A union B is equal to what? क्वेश्चन समझ में आ गया. अब हम यहाँ पर कौन सी है, देखो कार्डिनलिटी के ऊपर दिया है तो हमारा जो सेट का जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा, हमने जो नोट्स बनाए रहेंगे उसमें से सीधा कार्डिनलिटी वाले पार्ट के ऊपर आ जाएंगे. अब यहाँ पर कितने सेट्स का इन्वॉल्वमेंट है, 2 सेट्स, तो उसमें से 2 सेट्स वाले के सारे फॉर्मूले हम अपने सामने रखेंगे. देखो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व जब कर रहे हो ना, मेमोरी वाला गेम मत खेलो. 10वीं तक मेमोरी वाला गेम था, याद कर रहे याद ही नहीं आ रहा है. रेफर कर लो ना, देख लो क्या करते थे क्लास में. सर किसी एक स्टूडेंट को पूछेंगे तब तक ना बाकी के स्टूडेंट्स ना पीछे जाके ना देख लेते हैं, राइट. हमें अंडरस्टैंडिंग करना है, हमारा ये अंडरस्टैंडिंग वाला गेम रहेगा जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या पता है हमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. अब देखो यहाँ पर हमें इसके बारे में पूछा है तो राइट हैंड साइड पे जो सिग्नेचर है उसके हिसाब से जाएगा. ये पॉजिटिव साइन के साथ है मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा. ये पॉजिटिव साइन के साथ है मतलब ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा. बट ये निगेटिव साइन के साथ है, अगर ये बढ़ेगा तो इसका वैल्यू कम आएगा. और ये हमने ऑब्जर्वेशन भी क्या किया था, अगर हमारे इंटरसेक्शन अगर इंक्रीज होता है तो हमारा यूनियन हमेशा डिक्रीज होता है. तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी चाहिए रहेगा, उस जगह पर हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए. अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन पार्ट, ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ ए यूनियन बी विल बी, या फिर हम ऐसा बोलेंगे फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब हमारा ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू मिलेगा. अब इंटरसेक्शन का मतलब रहता है कॉमन पार्ट. अब ए और बी में कॉमन पार्ट कम से कम कितना हो सकता है, 0. नल सेट मतलब बेसिकली ए और बी जब डिसजॉइंट सेट्स रहेंगे तभी होगा, ठीक है. That is number of elements in A intersection B is equal to 0. जब रहेगा तभी हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. तो देखो आपका A यूनियन B क्या हो जाता है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. इसके अंदर 6 है, इसके अंदर 3 है, तो ठीक है. तो हमारे इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 9. अब हमें पूछा है जी मिनिमम ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है. अब ए यूनियन बी, अब यूनियन का डेफिनेशन क्या रहता है, इट्स एन एडिशन विदाउट रिपीटिशन. तो अगर ए और बी में से जो भी छोटा सेट है वो अगर बड़े का सबसेट रहा तो मतलब बड़ा सेट लिया मतलब उसके अंदर छोटा सेट भी आ जाएगा. देयर विल बी नो रिपीटिशन, हमारा सीधा बड़े सेट का वैल्यू आ जाता है. सो मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कहाँ पर मिलेंगे, फॉर बी इज सबसेट ऑफ ए. जब बी आपका ए का सबसेट रहेगा, बी पूरा का पूरा ए के अंदर आ रहा है. इसको वेन डायग्राम के ऊपर अगर आपको अंडरस्टैंड करना है लाइक दिस, ये मेरा सेट ए है और इसके अंदर मेरा सेट बी आ रहा है. तो मेरा यूनियन मतलब क्या रहेगा, पूरा का पूरा ए विल बी ए यूनियन बी, ठीक है. तो फॉर B is a subset of set A, हम बोलेंगे number of elements in A union B is equal to number of elements in A. इस तरीके से रहेगा. तो ये क्या बन जाता है, number of elements in A union B is equal to 6.
अब ये हमें कौन सा वैल्यू मिला जी, इसका मिनिमम। हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिला ये था उसका मैक्सिमम। इस टाइप के जब क्वेश्चंस कर रहे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके रुकना नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू हमें कितना मिला, 6 + 3, दोनों का एडिशन विल बी द मैक्सिमम अमाउंट, या फिर मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू क्या मिला, दोनों में से जो बड़ा सेट है दैट विल बी इट्स मिनिमम वैल्यू, उससे छोटा तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अब नल सेट हमने इंटरसेक्शन पकड़ा तो मैक्सिमम मिला। व्हाट इफ कॉमन एलिमेंट वाज 1, फिर हमें वैल्यू 8 मिलता, 2 रहते एलिमेंट्स तो 7 मिलता। मैक्सिमम तो भाई इतना ही जाएगा। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है तो कॉमन एलिमेंट्स 3 से ज्यादा जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकता। क्लियर है? Okay. इनिशियल क्वेश्चंस हमारे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर रहेंगे, लैंग्वेज के ऊपर हमें ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिलता है शुरुआत में। जिनका फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन हुआ रहेगा गो फॉर सेकंड। यस, हाँ तो सबसेट, प्रॉपर सबसेट भी तो एक सबसेट ही होता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, हमारा जो छोटा सेट है वो हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, वो इक्वल कभी भी नहीं हो सकते। सबसेट का मतलब क्या है, इक्वल हो सकते हैं। अब हो सकते हैं मतलब है ही ऐसा जरूरी है क्या, उसका मैक्सिमम वैल्यू इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो सबसेट, प्रॉपर सबसेट हमेशा एक सबसेट ही रहेगा, बट एवरी सबसेट विल नॉट बी अ प्रॉपर सबसेट, बट एवरी प्रॉपर सबसेट विल बी अ सबसेट। ठीक है, ओके लेट्स गो ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट ढूंढते हुए भी बैठ सकते हैं या फिर हम सीधा डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इट्स नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हमने पूरे ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट बाहर कॉमन ले लिया तो हमारा अंदर का इंटरसेक्शन का साइन रिवर्स होता है। देखो ये डी मॉर्गन्स लॉ का उल्टा प्रोसेस है। डी मॉर्गन्स लॉ में हमने ये एलएचएस में देखा था और ये आरएचएस में देखा था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं रहता ना कि भाई एलएचएस ही दिया रहेगा और आपको आरएचएस ही पता रहना चाहिए। आपको कभी कभी राइट हैंड साइड दिया रहता है, आपको कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड पे आना पड़ता है। ठीक है, अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तब भी निकाल सकते हैं जब हमें ए यूनियन बी पता रहेगा। और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या रहता है, उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देंगे। तो इसको 2 स्टेप्स में अंडरस्टैंड करो। सबसे पहले हम ए यूनियन बी को कैलकुलेट करेंगे एंड आफ्टर दैट जो भी आएगा उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना रहता है। ठीक है,
अब हमारा ये जो फॉर्मूला है इसके सारे के सारे वैल्यूज हमें गिवन है, तो आपको ए यूनियन बी क्विकली आ जाएगा। देखो क्या मिलता है, हमें ये मिला जी 250 प्लस 300 माइनस 100, कितना हो जाए 450 रहेगा, 450 रहेगा ये, लाइक 2 3 5 5 में से एक गया 4, ठीक है। तो हमें ये मिला जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। बट हमने किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या बोला था, यूनिवर्सल सेट में से वो सेट हटा दो, आपको उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो रहेंगे इट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मींस 700 माइनस 450, तो हमें कॉम्प्लीमेंट में कितने मिलते हैं, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है इट इज 250। ये न्यूमेरिकल से काफी छोटे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन, फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। आप थ्योरी अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर सकते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का थ्योरी का अंडरस्टैंडिंग काफ़ी फास्ट होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का थोड़ा सा स्लो होता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, स्पीड को थोड़ा स्लो कर लिया करो। उसका फ़ायदा क्या रहता है, क्वेश्चन सिर्फ आंसर निकालना इज़ नॉट आवर पर्पस, वो 10 तक किया था हमने मार्क्स मिलने के लिए। अब हमें जो भी आंसर निकला उसके ऊपर हमें ऑब्जर्वेशन भी करना है, हमने जो किया वो सही से किया है कि नहीं, ठीक है। और ये आपको अब आदत डालना है, जो भी क्वेश्चंस जो भी कंसेप्ट हम दिन भर में देखते हैं विद इन 24 आवर्स कम से कम 2 से 3 बार नजरों के नीचे से जाने चाहिए। हो गया जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थियोरेटिकल है, मैं डिक्टेट करूंगा, आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। इन अ सर्वे ऑफ 900 कॉलेज स्टूडेंट्स, इन अ सर्वे ऑफ 900 कॉलेज स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट इज 900, जो भी रहेगा वो 900 स्टूडेंट्स के ऊपर ही रहेगा। इन अ सर्वे ऑफ 900 कॉलेज स्टूडेंट्स कॉमा 400 were listed for drinking tea, 400 were listed for drinking tea, चाय पीने वाले 400 लोग हैं। and 375 students were listed for drinking coffee, and 375 students were listed for drinking coffee. One hundred and five 105 students drinks both, एक साथ नहीं है, अलग अलग। 105 students were listed for drinking both. Find the number of students who does not drink tea nor coffee. ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढने हैं जो चाय भी नहीं पीते और कॉफी भी नहीं पीते। अब इसमें जो आपको डेटा है वो आपको स्पून फीडिंग के जैसा रेडीमेड नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेटमेंट, इन अ सर्वे ऑफ 900 स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हमारा यूनिवर्सल सेट में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे, 900। अब उसमें हमें क्या बोला, 400 वेर लिस्टेड फॉर ड्रिंकिंग टी, तो हमने पकड़ा है जी नंबर ऑफ एन ऑफ टी, ये हमने पकड़ा है जी 400। उसके बाद कॉफी पीने वाले बोले, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कॉफी पीते हैं वो कितना दिया है, 375, तो भाई कॉफी पीने वाले हैं जी हमारे 375, एंड 105 स्टूडेंट्स वेर लिस्टेड फॉर ड्रिंकिंग बोथ। अब दोनों पीते हैं तो वो यूनियन रहेगा या इंटरसेक्शन रहेगा, इंटरसेक्शन रहेगा, यही मेरा कहना है, ठीक है।
यूनियन इज एडिशन विदाउट रिपीटिशन, बट इंटरसेक्शन क्या रहता है, कॉमन पार्ट। ऐसे स्टूडेंट जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, तो वो कॉमन रहेंगे ना दोनों के लिए, तो अब हमें वो क्या लेना पड़ेगा जी, टी इंटरसेक्शन सी, इट इज 105। अब देखो फाइनली क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डज नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, जो दोनों भी नहीं पीते। अब जो दोनों भी नहीं पीते मतलब वो ये वाले सेट में भी नहीं आएंगे और ये वाले सेट में भी नहीं आएंगे, तो जो इसमें नहीं आता है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आता है। तो मतलब हमें क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डज नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, हमें ये पूछा है, ठीक है। अब इसको ना रिजेंबल करो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, सेम डेटा करते हैं, ठीक है। और थ्योरी में जो मिला उसका गिवन डेटा हमने अब मैथमेटिकल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना सेट समझ में आता है, बट ये जो डेटा रहता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, उसको ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये आपका मैथ का इशू नहीं है, ये आपका लैंग्वेज का इशू। ये क्लियर है? कट। अब ये मतलब क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, हमें ये पूछा रहा है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी, और टी यूनियन सी हमें निकालना आता है, बहुत इजीली आता है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करो, ये मैं नहीं करवाने वाला, खुद से करना है। सेवन 75, 675, 670, हमें 670 ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो चाय या फिर कॉफी दोनों पीते हैं, दोनों में से कोई तो एक पीते ही पीते हैं, ठीक है। अब हमें इसको ये वाले वैल्यू को इसके अंदर डालना पड़ेगा जी। हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 900, उसमें से कुछ तो ड्रिंक करने वाले क्या है, 670। तो 900 में से 670 अगर हटा देंगे तो हमें अब वो स्टूडेंट्स मिलेंगे हु नाइदर ड्रिंक्स कॉफी नॉर टी, दोनों में से कुछ भी ड्रिंक नहीं करते। तो हमारा आंसर आना चाहिए जी फाइनली 230। दिस मस्ट बी आवर सॉल्यूशन। जिन्होंने खुद से किया रहेगा क्रॉस चेक कर लो यही मिला है कि नहीं, ठीक है। यस, ऐसा किया तो भी चलता, वेन डायग्राम की मदद से भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वेन डायग्राम की मदद से कैसे जा सकते हैं वो देख लो। अब वेन डायग्राम बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। वेन डायग्राम बनाते टाइम हम हमेशा इनसाइड आउट जाते हैं। हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट नहीं मेंशन करेंगे, हम जो सबसे छोटा वाला पार्ट है वहां से शुरुआत करते हैं, फिर हम आउटसाइड जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे कितने सेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 सेट्स। तो भाई 2 सेट के लिए हमारा नॉर्मली वेन डायग्राम जिस तरीके से रहता है वो एक ड्रॉ कर लो, ठीक है। स्टार्ट विद द सबसे छोटा वाला पार्ट, मतलब हम कॉमन वाले एरिया से शुरू करेंगे। ये हमारे क्या है 105, लेट जैसे ये चाय पीने वाले हैं और ये कॉफी पीने वाला है, तो भाई चाय और कॉफी दोनों पीने वाले 105, 105। अब टी पीने वाले कितने हैं टोटल, 400। टी पीने वाले टोटल 400, मतलब ये सर्कल के अंदर टोटल 400 आना चाहिए। तो ये 400 में से 105 तो इधर आ गए, तो इधर कितने बचे, 295 बच गए। अब कॉफी पीने वाले कितने थे, 375। अब 375 मतलब ये वाले सर्कल में आएंगे, उसमें से 105 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बचे कितने, 270 यहाँ पर आ जाएंगे। बट हमारा ये जो बाहर का ये जो बक्सा है वो क्या दिखाता है, एक यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने, 900। तो मतलब ये टोटल बक्से में 900 आने चाहिए, बट उसमें से 295, 105 और 270 तो इधर आ गए। तो ऑब्वियसली हमारे बाहर पे कितने आएंगे, 230 आएंगे। आपको हर एक एरिया इंडिविजुअल मिल गया। अब ऐसा जैसे ही वेन डायग्राम बनाते हो, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए
आप आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ चाय पीते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं पीते। वेन डायग्राम बनाने में आपको थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, बट एक बार बन गया, को कुछ भी पूछा जाए आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। और ये 2 सेट्स के लिए काफी इजी रहता है। जब आपके 3 या फिर 3 से ज्यादा वाले सेट्स आते हैं ना, वेन डायग्राम आपका करता धरता है। चलो एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A survey shows 63% Indians. A survey shows 63% Indians like dairy products. Dairy products. A survey shows 63% Indians like dairy products and 76% Indians like fruit products. And 76% Indians like fruit products. Find X if X% Indians like both products. Find X if X% Indians like both products. अब both products मतलब इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेट जस्ट से हमने क्या अज्यूम कर लिया, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइकिंग डेयरी प्रोडक्ट्स इज 63% एंड नंबर ऑफ इंडियंस लाइकिंग फ्रूट प्रोडक्ट्स इज 76%। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन है, मेरा यूनिवर्सल सेट कितना रहेगा 100, क्योंकि भाई परसेंटेज में तो मैक्सिमम वैल्यू परसेंटेज में 100 ही जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 100%। तो मेरा इनका कुछ भी रहेगा वैल्यू, मेरा कभी यूनिवर्सल सेट से बढ़ा जाएगा क्या, कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, X% लाइक बोथ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मतलब x का वैल्यू क्या रहेगा, X% मतलब क्या रहेगा, X% विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन D इंटरसेक्शन F, इस तरीके से रहेगा। अब देखो मतलब आपको ना इंडिविजुअल पार्ट दिया है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला है, बट आपको यूनियन दिया है क्या, तो यूनियन के बगैर तो पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा हमें लगता है। बट किसी भी 2 सेट्स का यूनियन ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, यूनिवर्सल सेट से तो ज्यादा कभी जाएगा नहीं, बट अपना यूनिवर्सल सेट कितना है 100%। तो हम यहाँ पर कैसे बोल के चलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डेयरी प्रोडक्ट्स यूनियन फूड प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू 100%, इससे ज्यादा तो कभी भी नहीं जाएगा। बट यहाँ पर हमारे देखो 2 केसेस बनते हैं, जैसे कि x का हमें मिनिमम वैल्यू भी मिलेगा और x का हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। क्योंकि ऐसा बोला है क्या कि सारे के सारे इंडियंस दोनों में से कोई तो एक प्रोडक्ट यूज करते ही है, देयर माइट बी सम इंडियंस जो भाई डेयरी प्रोडक्ट को भी पसंद नहीं करते या फिर फ्रूट प्रोडक्ट को भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं दोनों कंडीशंस के लिए। लाइक फर्स्ट हम किसका वैल्यू निकालेंगे, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ X%, कैसे मिलेगा। अब x को हमने क्या बोला है जी, इट इज एन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मिनिमम कब होता है, जब यूनियन मैक्सिमम होता है, बट यूनियन मैक्सिमम कितना रहेगा 100% ही रहेगा। सो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ X% हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डेयरी प्रोडक्ट्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्रूट प्रोडक्ट्स माइनस X%, इतना ही होगा। अब उधर का माइनस X% इधर आएगा, अब इनके वैल्यूज डाल दो और इधर का यूनिवर्सल सेट उधर जाएगा,
तो ये क्या बन जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स 63, फ्रूट प्रोडक्ट 76 माइनस 100%, ये सम कितना आता है 139% माइनस 100%, तो हमें x% मतलब कितना मिला 39%। अब इसी को अगर वेन डायग्राम के ऊपर अंडरस्टैंड करना रहेगा, इट विल बी लाइक दिस। मेरा ये जैसे मैं डेयरी प्रोडक्ट्स यहां से काउंट करूंगा, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक 63%, ये वाला एरिया लेफ्ट साइड वाला पूरा का पूरा डेयरी प्रोडक्ट, एंड 76% मैं फ्रूट वाला इधर से कैलकुलेट करता, तो 76% मतलब यहाँ तक, ठीक है। तो मतलब देखो ये वाला एक बीच में शेडेड रीजन है जो क्या दिखाएगा जी, डी इंटरसेक्शन एफ। बट ये कब मिला, पहला कंडीशन जब हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, ऐसा कोई भी इंडियन नहीं है जो दोनों में से कोई तो एक यूज नहीं करता, दोनों के दोनों में से कोई तो एक यूज फॉर श्योर करेगा तब। ये हमने फर्स्ट केस देखा। सेकंड केस, ऐसे कुछ इंडियंस हो सकता है जो दोनों भी यूज नहीं करते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं व्हेन स्मॉल सेट इज सबसेट ऑफ बिगर सेट, ऐसा भी तो चांस हो सकता है ना। जो डेयरी प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं भाई वो सारे के सारे फ्रूट प्रोडक्ट्स भी यूज करते ही हैं, ठीक है। तो वो वाली सिचुएशन के लिए देखो सबसे पहले वेन डायग्राम के ऊपर ऑब्जर्व करो, हमारा सेकंड वाला केस क्या रहेगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, सॉरी ये उल्टा हो गया, नहीं सही हो गया, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x%। मैंने मिनिमम वैल्यू के लिए देखो क्या किया, डेयरी प्रोडक्ट एक साइड से शुरू किया और फ्रूट प्रोडक्ट दूसरे साइड से। मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं दोनों को एक ही साइड से शुरू करूंगा। सबसे पहले मैंने डेयरी प्रोडक्ट मेंशन किया 63%, उसके बाद मैंने फ्रूट प्रोडक्ट्स भी यही से बोल दिया जी 76%। तो देखो हमारा कॉमन पार्ट कितना आ गया 63%। स्मॉलर सेट विल बी द पार्ट ऑफ बिगर सेट, ठीक है। तो हम यहां पर बोलेंगे जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इसको थियोरेटिकल अप्रोच हम इस तरीके से रखेंगे। सेकंड केस, फॉर मैक्सिमम ऑफ x%, D is subset of F, D is subset of F। हमने जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन किया था ना 6 and 3 वाला, ये उसी के तरीके से D is subset of F, ठीक है। अब जब D is subset of F, उन दोनों में कॉमन पार्ट क्या रहेगा, जो सबसे छोटा सेट है वही कॉमन पार्ट रहेगा। सो फॉर D इंटरसेक्शन F, number of elements in D products, ठीक है। x%, तो देखो फर्स्ट केस के हिसाब से हमें उसका मिनिमम वैल्यू मिला, सेकंड केस के हिसाब से हमें उसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, जो x रहेगा वो 39% से लेकर 63% के बीच में ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमें फाइंड x बोला, x वाज अ वेरिएबल, वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बोथ केसेस x% का मिनिमम वैल्यू रहेगा 39% और मैक्सिमम वैल्यू रहेगा 63%। अब ये 39% कब मिला, जब every Indian use either dairy product or fruit product। अब ये मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, when D is subset of F,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, हो गया नोट डाउन? देखो आपको सारे के सारे कंसेप्ट एक ही साथ कैच हो जाएंगे ऐसा कभी नहीं होगा। यू हैव टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। उसके पीछे रीजन क्या है? एवरीथिंग टेक्स टाइम बिकॉज not all things happen at once. सारी की सारी चीजें एक साथ कभी नहीं होती है। और जैसे कि नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मैं सामने लिख रहा हूं, उसका इंटरप्रिटेशन आपको खुद से करना है एंड ट्राई टू गो फॉर वेन डायग्राम। और जब भी आप वेन डायग्राम बनाने के लिए जा रहे हो, सिंपल रूल, आपको वेन डायग्राम कैसे बनाना है? इनसाइड आउट। सबसे पहले कॉमन पार्ट से शुरुआत करो और वहां से आप यूनिवर्सल सेट की तरफ बाहर आते जाओ, ठीक है? इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, in a class of 35 students, 17 have taken maths, 17 have taken maths, 10 students have maths but not economics, find students having both math and economics as well as only economics if every student has at least one subject. अब देखो यहाँ पर कितने सब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही है? दो सब्जेक्ट्स, मतलब हमारे सेट या फिर वेन डायग्राम कितने सर्कल्स लेकर आएगा? दो सर्कल्स लेकर आएगा, ठीक है? बट शुरू करने से पहले कंडीशन, पहले पूरे के पूरे क्वेश्चन को रीड करके अंडरस्टैंड करना है। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट मिल गया। 17 हैव मैथ, पहला वाला। 10 हैव मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स, मतलब ओनली मैथ। फाइंड स्टूडेंट्स हैविंग बोथ, मतलब एम इंटरसेक्शन इकोनॉमिक्स, इनका इंटरसेक्शन, एज वेल एज ओनली इकोनॉमिक्स, मतलब ई माइनस एम। इफ एवरी स्टूडेंट हैज एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, मतलब स्टूडेंट एक तो मैथ तो रहेगा या फिर ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं रहेगा जिसका मैथ भी नहीं है या फिर इकोनॉमिक्स भी नहीं है। दोनों में से कम उसका पास एक तो फॉर श्योर रहेगा। तो जैसे ही ये क्वेश्चन मिलता है ना, उसमें ना आप सबसे पहले ना ये गिवन डेटा लिख के आदत डाल लो। रीजन बताता हूँ क्यों। गिवन डेटा मतलब क्या करो, तुम्ही याला चाळून घेतात, उसमें से जितना चाहिए उतना ही आप नीचे यूज करोगे, बट इंटरप्रिटेशन भी आपको प्रॉपरली करना है। अब गिवन डेटा में मैं क्या बोलूंगा? नंबर ऑफ यूनिवर्सल ए, ठीक है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम 17, ठीक है? एम बट नॉट इकोनॉमिक्स, तो मतलब हम क्या रहे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम माइनस ई क्या रहेगा? 10। आपको क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन ई, ये क्या रहेगा? एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस एम, ये कितना रहेगा? आपको ये पूछा हुआ है।
ठीक है। अब देखो ये जो दोनों सर्कल के बाहर कितने स्टूडेंट्स रहेंगे, 0। ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसका एक तो मैथ भी नहीं है या फिर इकोनॉमिक्स भी नहीं है, तो ये हमारा मैथ वाला रहेगा, ये हमारा इकोनॉमिक्स वाला रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ, हमें क्या दिया है भाई, हमें एम इंटरसेक्शन ई दिया है क्या, नहीं, ठीक है, हमें सिर्फ m माइनस ई दिया है। अब m माइनस ई वेन डायग्राम पे कौन सा वाला रीजन रहेगा, ये वाला, ये कितना दिया है, 10 दिया है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m कितना है, 17, तो इधर अगर 10 रहेगा तो इधर क्या रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है। बट जैसे ही बोला कि ये लास्ट वाला स्टेटमेंट जो रहता है वो क्या बताता है पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन u इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन e माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m इंटरसेक्शन e, ये बताता है, ठीक है। अब e हमें पता है क्या अब तक, नहीं, पर हमें इंटरसेक्शन पता है, हम यूनिवर्सल सेट पता है, हम e निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू दिया है जी 35, इसका वैल्यू मिला है जी 17, हमें ये फाइंड आउट करना है, m इंटरसेक्शन e मिला जी हमें 7, ठीक है। -7 इधर आएगा तो +7, +17 इधर आएगा तो -17, तो हमें मिलता है जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इज इक्वल टू 35 + 7 - 17, कितना आएगा जी 25। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टूडेंट्स हैविंग इकोनॉमिक्स इज 25। अब ये 25 मतलब ये पूरा सर्कल रहेगा, अगर ये पूरा सर्कल 25 है और उसमें से 7 इधर आ गए तो उधर कितने बचेंगे, 18, ठीक है। अब जैसे वेन डायग्राम मिल गया ना, जो भी पूछा है वो शुरू कर दो। हमें कॉमन एलिमेंट्स कितने मिले जी 7, एंड ओनली इकोनॉमिक्स रहने वाले कितने स्टूडेंट्स है जी 18। MFN का नया वाला एडिशन मैंने अब तक देखा नहीं है, बट अगर पुराना वाला अगर एडिशन कोई अगर देख रहा है तो वहाँ पर आप पिछला वाला सॉल्यूशन देखने जाओगे ना, वहाँ पर काफ़ी सारे प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। तो आई विल सजेस्ट MFN को एज ए क्वेश्चन बैंक अगर रेफर कर रहे हो, वेरी वेल, सॉल्यूशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड मत करो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है। बट 11th 12th के टेक्स्ट बुक में से अगर आप सेट वाले क्वेश्चंस अगर करते हो तो बेटर रहेगा। उसमें कैसा रहता है, एक छोटा छोटा एक्सरसाइज हर एक छोटे छोटे टॉपिक को लेकर है। मतलब सेट अगर हमने देखना शुरू किया, सेट क्या रहता है, टाइप्स ऑफ सेट क्या रहता है, या फिर सबसेट, सुपर सेट एंड प्रॉपर सबसेट, एक एक्सरसाइज रहेगा जो सिर्फ ये वाले पार्ट के ऊपर आएगा। फिर आपके ऑपरेशंस ऑन सेट रहता है, फिर हमने अलजेब्रिक लॉज देखे कुछ, फिर एक एक्सरसाइज सिर्फ उनके ऊपर रहेगा। तो आपको एक ना रिकॉग्नाइज करने में काफी हेल्प होता है भाई मेरा जो क्वेश्चन है चैप्टर में से एग्जैक्टली कौन सा कंसेप्ट लेकर आता है, ठीक है। चलो अब तक हमने कितने सेट्स के ऊपर काम किया, 2। अब थोड़ा सा लेवल हम इंक्रीज करते हैं, वी विल टेक 3 सेट्स आके। स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है, पूरा का पूरा डेटा नोट डाउन कर लो, किसी का मिस होता है तो पूछ लो। इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज, इन ए टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज, यूनिवर्सल सेट पता चल गया, गुड। सो इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज 40% get newspaper A, 40% get newspaper A, 20% gets newspaper B, 20% gets newspaper B, and 10% buys newspaper C, and 10% buys newspaper C. 5% buys A and B, 5% buys A and B, buys BUYS. 3% gets B and C, 3% gets B and C, 4% gets A and C, 4% gets A and C. रिपीट करूँ क्या, कहाँ से,
ओके, शुरू से करता हूँ। इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज 40% गेट्स न्यूज़पेपर ए, 20% गेट्स न्यूज़पेपर बी, 10% गेट्स न्यूज़पेपर सी, 5% गेट्स ए एंड बी, 3% गेट्स बी एंड सी, 4% गेट्स ए एंड सी, 2% गेट्स ए बी एंड सी। बड़े लोग हैं, 3 पेपर आते हैं उनके घर, ठीक है। 2% गेट्स ए बी एंड सी। ओके, अभी आपका गिवन डेटा हो गया। अब आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड नंबर 1, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, फाइंड नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर 1 गेटिंग ओनली ए, फाइंड नंबर ऑफ फैमिलीज getting only A, number 2 only B, number 2 only B, and number 3 none of A, B and C। भाई ये ऐसे लोग हैं जिनके घर न्यूज़पेपर नहीं आता, वो पड़ोसियों का मांग कर लाता है, या फिर ऑनलाइन देखता है। डेटा सबके पास आ गया। और देखो, जैसे ही हमारे 2 से ज्यादा सेट्स हो जाते हैं ना, मेंडल कैलकुलेशन धरा का धरा रह जाता है। उसके लिए अब हम यूज करेंगे जी वेन डायग्राम। अब हमारे कितने न्यूज़पेपर्स की हम बात कर रहे हैं? 3। तो मतलब हमारे कितने सेट्स रहेंगे? 3। तो हमारा वेन डायग्राम भी 3 सर्कल वाला ही बनेगा। अब देखो, आप दोनों में से एक चीज कर सकते हो। आप आइदर परसेंटेज में काम करो और बाद में उसको रियल में कन्वर्ट करो। जैसे कि हमें क्या बोला, यूनिवर्सल सेट इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज, मतलब 10,000 फैमिली विल बी 100%, ठीक है। उसमें से 40%, 20%, 10% जो भी दिया है वो आप बाद में भी जस्टिफाई कर सकते हो, या फिर शुरुआत से ही सारे के सारे कैलकुलेशन करके चलो, आपका चॉइस है। मैं प्रेफर करता हूँ भाई 10,000 की जगह मैं 100 में काम करूंगा, ठीक है। So let's just say this is newspaper A, this is newspaper B, and this is newspaper C. Inside out मतलब we always start with common part, common part। अब हमें क्या बोला भाई, 2% ऐसे हैं जिनके घर A, B and C, ठीक है। आपका जो अभी स्टेटमेंट लिखे है ना सारे, नीचे से ऊपर जाओ। 2% गेट्स A, B एंड C, ठीक है। B और C आने वाले कितने परसेंट है? 3%। B एंड C जिनके घर आता है वो कितना परसेंट है? 3% है। और देखो, ये 3% में से 2% तो इधर ही चला गया, तो इधर कितना बचा? 1%। A एंड B जिनके घर आता है वो कितने हैं? 5%। A एंड B जिनके घर आता है 5%, तो उसमें 5% में से 2% अगर इधर हो गया तो इधर कितना बचा? 3%। A एंड C जिनके घर आता है वो कितनी फैमिलीज है? 4%। तो 4% में से 2% इधर हो गया तो इधर कितना बचा? 2%। और जैसे ही यहाँ तक हो गया ना, आगे स्मूथ राइड है। अब जैसे कि C 10% स्टूडेंट्स 10% फैमिलीज के पास आता है, मतलब ये जो नीचे वाला सर्कल है वो टोटल कितना दिखाएगा? 10%। 10% टोटल दिखाएगा। उसमें से 2, 2 एंड 1 इधर हो गया, तो ओनली C वाला कितना रहेगा? 5%। अब B 20% के पास आता है, तो उसमें से 3, 2 एंड 1 इधर ही हो गया, तो ये कितना बचा आपका? 14%, बराबर है। एंड अगर आपका A टोटल 40% के पास आता है, 40% के पास, तो उसमें से 3, 2 एंड 2 तो इधर ही चला गया, तो मतलब 7%, तो ये कितना बचेगा? 33%। हमारा काम यहाँ पर खत्म हुआ क्या? नहीं, ये बाहर वाला एक एरिया बचा है जहाँ पर A भी नहीं आता, B भी नहीं आता और C भी नहीं आता। तो अब हमें इन सब का क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। तो देखो, ये 40 हो गया, 40, 40 + 5 45, और ये 15 60, तो ये बाहर कितने हैं? 40% है, ठीक है। अब ये बक्से के अंदर का हर एक एरिया जस्टिफाई हो गया। अब जैसे हो गया, जो भी पूछा रहा है आराम से आ जाएगा। अब हमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जी?
फाइंड नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। उसमें से पहला वाला पार्ट, ऐसे फैमिलीज जिनके घर कौन सा आता है जी, सिर्फ ओनली। अब ओनली है मतलब वेन डायग्राम में कौन सा वाला रीजन रहेगा, ये 33% वाला। ये वो फैमिलीज है जिनके सिर्फ ए पेपर आता है, तो ये क्या रहेगा, ओनली विल बी 33% ऑफ यूनिवर्सल सेट 10,000। भाई 3300 में से तो 10,000 में से कितना रहेगा, 3300। सेकंड वाला क्या पूछा है, ओनली बी मतलब 14% वाला पार्ट, ठीक है। तो मतलब ये आएगा हमारा 14% ऑफ 10,000, तो ये क्या आएगा 1400। तो भाई 1400 ऐसी फैमिलीज है जिनके घर ओनली बी न्यूज़पेपर आता है। ऐसी फैमिलीज जिनके घर कोई भी न्यूज़पेपर नहीं आता, 40%, ठीक है। नन ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। इसका मतलब रहता है जी इट इज ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये क्या रहेगा जी हमारा 40% ऑफ 10,000, मतलब ये रहेंगी 4,000 ऐसी फैमिलीज है जिनके अगर कोई भी न्यूज़पेपर नहीं आता। अब ये तो नॉर्मली पूछा हुआ है। अब मैंने अगर इसको और थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, ऐसी फैमिलीज जिनके घर सिर्फ 2 न्यूज़पेपर आता है, दिस एंड दिस, सिर्फ 2 न्यूज़पेपर, ए एंड बी आता है, सी नहीं आता, ए एंड सी आता है, बी नहीं आता, बी एंड सी आता है और ए नहीं आता। 3 to 1 6%, मतलब 600। अब अगर मैंने बोला कि भाई ऐसी फैमिलीज जिनके घर एक तो सिर्फ ए आता है, नहीं तो सिर्फ सी आता है, सिर्फ ए सिर्फ सी, ठीक है। मतलब कुछ भी पूछा जाए, एक बार वेन डायग्राम बन गया, आप उसके ऊपर ऑब्जर्व करके डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। जब भी आपका सेट वाला कोई भी क्वेश्चन होता है, हम वेन डायग्राम को यूज करना प्रेफर करते हैं। वेन डायग्राम की वजह से क्या होता है, हमें जो डेटा स्टेटमेंट में एट ए टाइम 1 दिख रहा है, वेन डायग्राम के ऊपर एट ए टाइम ऑल दिखता है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। ऐसा एक और क्वेश्चन करता है, चलेगा। वेन डायग्राम समझ में आ गया। वेन डायग्राम बनाने का बेस्ट तरीका क्या रहता है जी, इनसाइड आउट। सबसे पहले कॉमन पार्ट्स को ले लो, क्योंकि देखो कॉमन पार्ट मल्टीपल टाइम्स आ रहा है बट वो रिपीट नहीं होने चाहिए थे, इसलिए कॉमन पार्ट जो रहेगा उसको सबसे पहले मेंशन करेंगे, बाद के जैसे हैं उसके अकॉर्डिंग अरेंज होते चलेंगे, ओके। ये क्वेश्चन लो, कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया पूछ लिया करो क्लास में, ठीक है। जैसे हाथ खड़े करके सीधा बोल दिया करो, सर आपने जो बताया वो समझ में नहीं आया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दो। फ्रेश मेमोरी रहता है, तभी ओवरराइट करोगे तो इजी हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, ओके। इन अ बैच ऑफ 25 स्टूडेंट्स, इन ए बैच ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 15 took math, 15 took maths, 12 took physics, 15 लोगों ने, 15 स्टूडेंट्स ने मैथ लिया, 12 took physics, 12 स्टूडेंट्स ने फिजिक्स लिया, and 11 took chemistry, and 11 took chemistry. 5 students have math and chemistry. 5 students have math and chemistry. 9 have math and physics. 9 have math and physics. 4 have physics and chemistry. 4 have physics and chemistry. 2 have मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका तीनों का पार्ट है। 2 हैव मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब मजेदार बात, यहाँ पर आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हर बार लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा एम पी एंड सी करके लिख सकते हो। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन वापस से डिक्टेट कर रहा हूँ, ये गिवन डेटा है, गिवन डेटा से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत होगी। फाइंड जो भी करना रहेगा वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, वो हमारा
एंडिंग पॉइंट है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हमारा गिवन डेटा रहता है, तो गिवन डेटा अच्छे से अंडरस्टैंड करना जरूरी है. सो इन अ बैच ऑफ 25 स्टूडेंट्स 15 have math, 12 have physics, 11 have chemistry, 5 have math and chemistry, 9 have math and physics, 4 have math and 4 have physics and chemistry, 2 have math, physics and chemistry. ओके, अब हमें क्या बोला है? फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड number of students number 1 only chemistry, number 2 only physics, number 3 only maths, number 4 physics and chemistry but not math, number 5 maths and physics but not chemistry, number 6 only one subject, only one subject. Next at least one subject, and finally none of the subjects. ऐसे 8वें का मतलब समझ में आ गया? ऐसे स्टूडेंट जिनका फिजिक्स भी नहीं है, केमिस्ट्री भी नहीं है और मैथ भी नहीं, 8 वाले रहेंगे शायद. ठीक है, अब हम कितने सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं? 3. तो हमारा वेन डायग्राम भी बनेगा 3 के हिसाब से. देखो, ये जो फाइंड आउट करने के लिए बोला है ये समझ में आता है, ये हम इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे. अब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, इसका मतलब क्या रहेगा? P इंटरसेक्शन C माइनस M. मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री मतलब M इंटरसेक्शन P माइनस C. ओनली वन सब्जेक्ट, वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा. एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब क्या रहता है? मैक्सिमम एक से ज्यादा हो सकते बट कम से कम एक सब्जेक्ट तो चाहिए. और कम से कम वाला पार्ट मतलब हमारा क्या रहता है? यूनियन. यूनियन क्या रहता है? इट्स एन एडिशन विदाउट रिपीटिशन. ओके, ये हमारा मैथ है, ये हमारा फिजिक्स है और ये हमारा जैसे केमिस्ट्री है और ये हमारा टोटल बैच. हम हमारा वेन डायग्राम के ऊपर उनकी कार्डिनैलिटीज दिखाने का बेस्ट तरीका क्या रहता है? इनसाइड आउट. आप कॉमन पार्ट से शुरुआत करो. ठीक है, अब हमें क्या बोला है? यूनिवर्सल सेट में टोटल कितना है? 25. ठीक है, उसमें से 2 स्टूडेंट्स ऐसा है जिनका मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों है. 2. अब ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ एंड फिजिक्स है कितने हैं? 9 है. 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ एंड फिजिक्स है, मतलब देखो ये वाला पार्ट, उसमें से 2 इधर चला गया तो इधर कितना बचा? 7. ऐसे स्टूडेंट जिनका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है 4 है. ऐसे स्टूडेंट जिनका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इतने स्टूडेंट 4 है. 4 में से 2 इधर रहेंगे तो इधर कितने बचेंगे? 2. ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ एंड केमिस्ट्री है 5 है. 5 में से 2 इधर चले गए तो इधर बचे 3. ठीक है, अब हमारे मैथ लेने वाले कितने स्टूडेंट्स है? 15. अब 15 में से देखो 7 और 3 10, 10 और 2 12, तो इधर कितने बचे? 3. फिजिक्स लेने वाले 12, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 तो यहाँ पर बचेंगे, सॉरी हाँ.
और केमिस्ट्री कितने स्टूडेंट्स ने लिया है? 11 स्टूडेंट्स ने लिया है, तो 3 2 2 7 7 इधर चला गया तो इधर बचा 4। ठीक है, अब ये जो हमने कैलकुलेट किया ना, ये ऐसे स्टूडेंट्स है जिनका एटलीस्ट एक तो सब्जेक्ट है। ठीक है, और देखिए टोटल कितना आता है, ये 15 15 प्लस 4 19 1 20 और 2 22, मतलब 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। अब एक बात बताओ, ये बक्से में से हर एक एरिया कवर हो गया? यार अब इसको नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के हिसाब से जाता है। ये जो बाहर का एरिया है ना, ये 0 सब्जेक्ट वाला है। 1 सब्जेक्ट वाला आपका ये एरिया है, 2 सब्जेक्ट्स वाला आपका ये वाला एरिया है, और ये बीच वाला पार्ट है वो 3 सब्जेक्ट्स वाला है। ठीक है, अब जैसे वेन डायग्राम बन गया, आपको जो भी फाइंड आउट करना है आप आराम से कर सकते हैं। ओनली केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स, ओनली मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। देख के बताओ, समझ में आ रहा है? मैथ एंड फिजिक्स, बट उसमें से केमिस्ट्री वाला पार्ट हटाना है, तो 7। सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे किया, नोट डाउन किया, लिख लिया, बुक बंद किया, फिर कल आते से ओपन किया, नहीं होगा, एनडीए नहीं होगा, भूल जा। खुद से वापस से ट्राई करके देखना है, ये रेफरेंस के लिए रहेगा, जो क्लास में भी होता है। आपको अब खुद से आना चाहिए। बचपन में साइकिल सीखे, किसी ने तो सिखाया रहेगा, कैरियर को या फिर सीट को पकड़ के, राइट? मतलब तभी चलाओगे कि जब कोई पकड़ने के लिए रहेगा, बाद में खुद से तो करना सीखना ही पड़ेगा। ओनली 1 सब्जेक्ट, 3 1 एंड 4, मतलब 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिर्फ एक सब्जेक्ट है। एटलीस्ट 1, अब देखो ये इसके ऊपर फोकस करो, एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं, बट कम से कम एक चाहिए। तो भाई हम 0 सब्जेक्ट वाला पार्ट छोड़ देंगे, बाकी सबको ले लेंगे। तो भाई टोटल अपने 25 है, 25 में से 3 चले गए, तो हमारा बचा जी 22 ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे भाई जिनका एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट है। नन ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब देखो हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ा क्या? हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। वेन डायग्राम का फायदा यही रहता है, आपको सिर्फ बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, उसके हिसाब से आपका पूरा का पूरा काम हो जाता है। क्लियर है? बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे जो खुद से भी क्वेश्चंस ट्राई कर रहे होंगे, दे विल फाइंड आउट, ये बहुत इजी पार्ट है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। In a school, there are 3 athletic teams. In a school, there are 3 athletic teams. अब इसका मतलब ये हुआ है कि हम कितने सेट्स के ऊपर काम करने वाले? 3 सेट्स के ऊपर। ठीक है, 21 players are in basketball. 21 players are in basketball. 26 in hockey, 21 in basketball, 26 in hockey, and 29 in football. And 29 in football. 14 players are in hockey and basketball. हॉकी को H लिखो, बास्केटबॉल को B लिखो, फुटबॉल को F लिखो, सीधा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, 8 players plays all 3 sports. 8 players play all 3 sports.
मिस्टर गुगे, क्या मिस हुआ? कौन सा पार्ट मिस हुआ? 15 प्लेयर्स। ओके, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। देयर आर 3 एथलेटिक टीम्स इन अ स्कूल। 21 players are in basketball, 26 in hockey, 29 in football. 14 plays hockey and basketball, 15 plays hockey and football, 12 play football and basketball, 8 players in all 3 sports. मतलब it will be hockey as well as basketball as well as football. How many players are there? Total number of players पूछा, कितने प्लेयर्स रहेंगे? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इफ एवरी प्लेयर एटलीस्ट इन वन स्पोर्ट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई तो एक ऐसा प्लेयर जो तीनों नहीं खेलता, ठीक है? कम से कम एक तो स्पोर्ट खेलना ही पड़ेगा, तभी वो प्लेयर रहेगा। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम वो यूनिवर्सल सेट का बॉक्स बनाते हुए नहीं बैठेंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा, ये तीनों सेट मिलाकर ही हमारा यूनिवर्सल सेट बना देंगे, ठीक है? तो लेट्स जस्ट से दिस इज फुटबॉल, दिस इज बास्केटबॉल एंड दिस इज हॉकी, ठीक है? और हमारा क्या रहेगा जी, हॉकी यूनियन बास्केटबॉल यूनियन फुटबॉल, ये बन जाएगा अपना अपने आप यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है? गो इनसाइड आउट। तीनों स्पोर्ट खेलने वाले निकालो, उसके बाद 2 स्पोर्ट खेलने वाले पे फोकस करो, उसके बाद सबसे एंड में 1 स्पोर्ट खेलने वाले के ऊपर, ठीक है? ये जो हमने स्टेटमेंट्स लिखे उसको उल्टा फॉलो करो। देयर आर 8 स्टूडेंट्स हु प्लेज हॉकी बास्केटबॉल एज वेल एज फुटबॉल, ठीक है? 12 ऐसे हैं जो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल खेलते हैं। तो मतलब देखो, फुटबॉल और बास्केटबॉल मतलब ये वाला पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट 12 रहेगा। 12 में से 8 इधर रहेगा, तो इधर कितना रहेगा? 4 रहेगा। नेक्स्ट क्या बोला जी, 15 प्ले हॉकी एंड 15 प्लेज हॉकी एंड फुटबॉल। तो देखो, आपका हॉकी एंड फुटबॉल वाला ये पार्ट है, ठीक है? तो ये टोटल अगर 15 है, उसमें से 8 इधर चला गया, तो इधर क्या बचेगा? 7 एंड 14 प्लेज हॉकी एंड बास्केटबॉल। तो मतलब ये वाला पार्ट आपका 14 रहेगा, उसमें से 8 इधर चला गया, तो इधर रहेगा 6। अब देखो, आपको सिर्फ अब सिंगल वाले निकालने, ठीक है? अब मैं क्या बोला था, 29 इन फुटबॉल। अगर इधर 29, 7 और 8 15, 15 और 4 19, तो यहाँ पर रहेंगे 10 ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है? हॉकी खेलने वाले कितने हैं? 26, 7 और 8 15, 15 और 6 21, तो मतलब इधर रहेंगे आपके 5 स्टूडेंट्स। एंड शुरुआत में हमारा 21 आ रही है बास्केटबॉल, 8 और 4 12, 12 और 6 18, तो 21 रहेगा, तो इधर रहेगा 3, ठीक है? अब हमें पूछा जी टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, सबका एडिशन, ठीक है? तो देखो कितना आता है, 4 और 3 7 और 7 14 10 24 8 32 6 38 5 43, ठीक है? तो हमारे टोटल प्लेयर्स रहेंगे जी 43। मतलब ये 3 स्पोर्ट खेलने वाले एक्चुअल में सिर्फ 43 प्लेयर्स हैं, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, खुद से क्वेश्चंस ट्राई करके देखो। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि भाई हमारा लास्ट लेक्चर में जितना भी लर्न करना था सेट्स के बारे में कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिर्फ इसके एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बट एप्लीकेशन करते टाइम आप अपने नोट्स आपके सामने रखा करो। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जैसे आपने टेक्स्ट बुक ले लिया, उसके अंदर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, बट आपका अंडरस्टैंडिंग भी तो खुद साथ में रखो। आपके क्लास के नोट्स वहाँ पर प्रेफर करने हैं। आपको मेन एग्जाम में नोट साथ में रखना अलाउड नहीं रहता, बट अंडरस्टैंडिंग करने के लिए तो कर सकते हो, ठीक है? विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हो, मतलब आपको हाथ पैर बांध के तैरने के लिए छोड़ दिया। टफ रहेगा, इम्पॉसिबल रहेगा, ठीक है? सो डोंट लेट इट हैपन।
कोई है जिसने किसी से खुद से कुछ क्वेश्चंस करे और कहीं पर तो अटके, डाउट्स रहेंगे तो क्लियर करवा लो अभी के अभी। ओके, डाउट्स है, बोलो, क्वेश्चन डिक्टेट करो फिर। इफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी, एमएफएन है क्या उसमें? एसआरएफ कंबाइंड चैप्टर है क्या? हाँ तो मत लो, क्वेश्चन रीड करके पता आता, पता चल जाता है भाई ये कंसेप्ट मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। अब नहीं हुआ है तो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है? कैसे चलेगा ये? है कोई क्वेश्चन? अच्छा, मोबाइल लेकर आओ फिर, ठीक है? या फिर डाउट सेशन जब अपने रहते तब पूछ लिया करो। आगे मेरा सिंपल अप्रोच यही है, कोई भी क्वेश्चन रीड करने के बाद इतना तो हमें क्लिक होता ही है कि ये कंसेप्ट हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सिंसियरली आपने किया रहेगा तो रिकॉग्नाइज हो जाएगा, अगर आपने नहीं किया रहेगा यू विल बी लाइक भाई मेरे से तो लाइक हुआ रहेगा बट मैं शायद भूल गया होगा, चलो ट्राई करके देखते ही देखते, नहीं होगा, ठीक है? अगर हुआ भी तो भी गलत होगा। बहुत रेयरली ऐसा हुआ कि भाई कावड़ा बसला नहीं फांदी तुटली, अंधेरे में तीर मारा और सही से लग गया, ऐसा बहुत रेयरली होता है, ठीक है? अब कुछ स्टूडेंट्स अगर एनसीईआरटी या फिर स्टेट बोर्ड वाले अगर क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर रहे होंगे, आपको ये वाला एक टर्म मिला रहेगा, इंटरवल्स। अब ये इंटरवल्स एग्जैक्टली रहता क्या है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे जी नंबर लाइन के ऊपर, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। नंबर लाइन पता है ना? नंबर लाइन मतलब हमारा कौन सा वाला नंबर लाइन बोलते हैं हम? रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पे एक जीरो रहेगा, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव अकेला एकलौता रियल नंबर, जिसके लेफ्ट साइड पे सारे के सारे निगेटिव रियल नंबर्स होते हैं और राइट साइड पे सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। अब हमने क्या बोला, अरिथमेटिक के अंदर अरिथमेटिक हमारा नंबर्स के ऊपर फोकस करता है और हर एक नंबर का एक फिक्स वैल्यू होता है, फिक्स वैल्यू होता है, ठीक है? बट अलजेब्रा में क्या होता है? अलजेब्रा में वेरिएबल्स आते हैं, वेरिएबल का एक फिक्स वैल्यू रहता है क्या? वेरिएबल के मल्टीपल वैल्यूज रह सकते हैं, ठीक है? तो लेट जस्ट से अगर मैं एक वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, लेट जस्ट से मेरा जो वेरिएबल है वो 1 से लेकर 2 के बीच में इन्वॉल्व कर रहा है। 2 नहीं लेते, 4 लेते, इधर 2 रहा, यहाँ पर 3 रहा, x वैरीज फ्रॉम 1 to 4। तो भाई दो ही तरीके से हो सकता है, मतलब x जो रहेगा वो फॉर श्योर 1 से बड़ा रहेगा एंड 4 से छोटा रहेगा, या फिर x का लोएस्ट वैल्यू 1 के बराबर रहेगा और हाईएस्ट वैल्यू 4 के बराबर रहेगा। अब देखो यहाँ पर कंडीशन सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है आपको? x के ऊपर। ये दो केसेस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2। इफ x 1 एंड 4 के बीच में हम दो केसेस पकड़ के चलते हैं, x का लोएस्ट वैल्यू भी 1 से बड़ा रहेगा, x का हाईएस्ट वैल्यू भी 4 से छोटा रहेगा। ये रहती है जी प्योर इनइक्वालिटी। x कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, x कभी भी 4 के बराबर नहीं होगा, ठीक है? सच टाइप ऑफ, मतलब हम बोल सकते हैं ये उसका इंटरवल हो गया, ये उसका इंटरवल हो गया। तो इसको हम लिखते हैं जी x बिलोंग्स टू 1 to 4। x कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, x कभी भी 4 के बराबर नहीं होगा, बट 1 एंड 4 के बीच में जो भी रहेगा वो वैल्यू x ले सकता है, ठीक है? तो सच टाइप ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड एज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब देखो x का वैल्यू, ये जो इंटरवल्स दिए है ना लेफ्ट एंड राइट वाला, इनके बराबर कभी भी नहीं आएगा ओपन इंटरवल में, ठीक है? अब केस 2, ये साइंस का मतलब क्या रहता है? x का लोएस्ट वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, x का हाईएस्ट वैल्यू विल बी इक्वल टू 4। तो ये वाले पार्ट को जी हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 1 to 4 क्लोज ब्रैकेट्स। इसको हम क्या बुलाते हैं जी? क्लोज्ड इंटरवल। अब इसका मतलब क्या रहता है? x का लोएस्ट वैल्यू 1 के बराबर रहेगा, x का हाईएस्ट वैल्यू 4 के बराबर रहेगा। ये दो ही टाइप के इंटरवल्स होता है, कुछ कुछ सेम ही रहता है, मतलब एक साइड पे ओपन है दूसरे साइड पे क्लोज है। याद कैसे रखोगे? ओपन इंटरवल x इनके बराबर नहीं आएगा, क्लोज इंटरवल x इनके बराबर आ सकता है, बट इंटरवल अगर शुरू हो रहा है तो खत्म भी होगा ही होगा, तभी उसको हम
इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, अब उसके ऊपर जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस दिए रहेंगे वो स्टेट करो एक बार। इंटरवल समझ में आ गया, ये मैं बार बार लेने वाला, ये फंक्शन में भी आएगा, आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री में भी आएगा, हर जगह पर आएगा। जहां जहां पर फंक्शन आएगा वहां वहां पर वेरिएबल आएगा, जहां जहां पर वेरिएबल आएगा उसके कुछ वैल्यूज आएंगे, और जो भी वैल्यूज रहेंगे वो हम कैसे दिखाएंगे जी, इंटरवल्स में दिखाएंगे। और इंटरवल के रहते जी हमारे सिर्फ दो ही तरीके। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 रहेगा जिसके अंदर आपको रिकॉग्नाइज इंटरवल्स करके बोला रहेगा। हाँ जी, जो भी है उसी के अंदर है। क्वेश्चन बोलो। x is greater than -4 and less than or equal to 6। ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा, जहां पर प्योर इनइक्वालिटी है वहां पर कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, और जहां पर इनइक्वालिटी भी और साथ में इक्वालिटी भी है यहाँ पर आएगा आपका क्लोज इंटरवल। तो हम इसको सीधा लिखेंगे जी, x बिलोंग्स टू -4 ओपन ब्रैकेट टू +6 क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब रहता है भी x हमेशा -4 से बड़ा रहेगा, बट x का हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा। ओपन ब्रैकेट इक्वालिटी रहेगा, क्लोज ब्रैकेट इक्वालिटी नहीं रहेगा, जस्ट लाइक प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट। सबसेट में इक्वालिटी पॉसिबल था, प्रॉपर सबसेट में इक्वालिटी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, उसका अगर सिर्फ थ्योरी भी अगर रीड करोगे ना बहुत इजीली समझ में आता है। हमारे तीन ही टाइप के ब्रैकेट्स रहते हैं, ओपन, नॉर्मल ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट मतलब क्लोज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स। ये हम कर्ली ब्रैकेट सिर्फ क्या शो करने के लिए यूज करते हैं, ओनली सेट्स के लिए, सेट्स को डिफाइन करने के लिए या फिर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, इसके क्वेश्चंस ट्राई करके देखो। ऑलवेज गो फॉर सब्जेक्टिव एक्सरसाइज फर्स्ट। 11th 12th का एनसीईआरटी, आरडी शर्मा जो भी मिलेगा उसको निपटा लो। एमसीक्यूज के ऊपर आप बाद में भी जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज में जो डेटा रहता है उसको अगर आपने ढंग से अंडरस्टैंड नहीं किया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आपको लगता है, खुद के ऊपर डाउट आता है, यार शायद मेरा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, फिर हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। बट अगर आपको कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड करना रहेगा, सिंपल, अगर आप जस्ट शुरू कर रहे हो, छोटे वाले एग्जाम्पल से शुरुआत करो। छोटे वाले एग्जाम्पल्स में डिटेल्स भी कम रहते हैं, कैलकुलेशन भी कम रहेगा, आपका टाइम कंजम्पशन भी कम रहेगा, बट ये छोटे छोटे स्टेप्स की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जाएगा। ठीक है, एंड अगर मेरे को अगर पूछने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, आप अपने बैचमेट्स को भी पूछ सकते हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। त्याला नागड्या पैसे उडं गेलं, थंडीनं कडकडून मेलं। ठीक है, गुड।